इतनी छोटी उम्र में, और मेरे को पता है कि कुछ टाइम हो गया है तुम्हें ट्रेडिंग करते हुए, है ना, तो 18 साल भी सही बेंचमार्क नहीं है। मेरे को मेरे भैया, मेरे सीनियर, ठीक है, उनका फ़ोन हाथ में आया एंड मैंने उसके अंदर एक ऐप देखा अपस्टॉक्स नाम से। IIT की तैयारी हो रही थी? यस सर। क्या बात है। ओके, IIT से स्टॉक मार्केट, गुड। रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे और नुकसान करवाने के लिए F&O। पैन कार्ड लिया, उनका आधार कार्ड लिया, बिना उनकी परमिशन के साथ। स्टॉक मार्केट में एंटर करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? 18-20 साल बहुत यंग है, लेकिन टेक्निकली आप कर सकते हैं। लेकिन 15 साल की उम्र में अपने पापा को बिना बताए उन्हीं के पैन कार्ड, आधार कार्ड को यूज़ करके डीमेट अकाउंट खोला उन्हीं के नाम पे, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग कर डाली और उस एज में ही 1500 रुपये का नुकसान भी कर दिया। वहाँ से आकर अपने दोस्तों यारों से सुनकर बहुत सारे नुकसान करने के बाद, ठीक ठाक मार्केट को समझने के बाद, स्ट्रेटजीज अपनी बनाने के बाद, आज एक लड़का जो आज की तारीख में 18 साल का है, वो कहता है कि कैपिटल को अपने बच्चे की तरह पालना है, उसको पाल पोस के बड़ा करना है, और फिर जब बड़ा कैपिटल हो जाएगा ना, तो आपके पास एक एबिलिटी बन जाती है मार्केट में ज़्यादा लेवल पे पैसा लगाने की, अंडरस्टैंड करने की, थोड़ा बहुत रिस्क लेने की, और अच्छा खासा रिवॉर्ड रख के भी। इस वीडियो में हमने एक 18 साल के लड़के से बात की जो कि 3-4 साल से मार्केट को समझता है, नुकसान भी खा चुका है, मम्मी पापा से डांट भी खा चुका है, लेकिन स्टॉक मार्केट को दिल से जानता है, ट्रेडिंग करता है, ऑप्शंस बाइंग करता है, इसके माइंडसेट को खंगालने की कोशिश की, इसकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश की, इसके रिस्क रिवॉर्ड को अंडरस्टैंड टेक्निक करने की कोशिश की। इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आएगा, चेक इट आउट। तो संयम, उम्र है 19 साल, शहर भिलवाड़ा राजस्थान, काम पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई। यार इतनी छोटी, 19 साल है ना, पहले तो मुझे कंफर्म करो, 19 साल के 18 साल है? 18 साल। 18 साल है। 19 साल के कब होने वाले हो? 19 साल सर, सॉरी 19 साल के कब हो गए? अगले साल हो गया या इसी साल बर्थडे? अगले साल 7 जून को। 7 जून को, ओके, तब तो 18 साल के ही, फ्रेशली 18 साल के हुए। तो इतनी छोटी उम्र में, और मेरे को पता है कि कुछ टाइम हो गया है तुम्हें ट्रेडिंग करते हुए, है ना, तो 18 साल भी सही बेंचमार्क नहीं है। तो वो एज क्या थी जब तुमने स्टॉक मार्केट, ये जो वर्ड है ना स्टॉक मार्केट, पहला सवाल हमेशा यही पूछते हैं हम, ये सुना और समझ के सुना, ऐसे नहीं सुना, अंडरस्टैंड किया? हाँ, इट वॉज 2019 की बात है, जब मैं 15 साल का था। तब मैं जयपुर पढ़ता था एंड मैं हॉस्टल के अंदर रहता था। तब वहाँ पे मेरे को मेरे भैया, मेरे सीनियर, ठीक है, उनका फ़ोन हाथ में आया एंड मैंने उसके अंदर एक ऐप देखा अपस्टॉक्स नाम से। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये ऐप क्या चीज़ है, मेरे पहली बार नाम सुना स्टॉक, एंड तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या नाम है अपस्टॉक्स। तो फिर उन्होंने बताया कि सही हम ये ऐसे शेयर मार्केट होता है तो उसके लिए काम आता है। मैं बोला ठीक है। फिर 2020 के स्टार्टिंग की बात है, हमारे 11th क्लास वहाँ ख़त्म हो चुकी थी जयपुर में। मैं मेरे घर आया, लॉकडाउन का स्टार्टिंग फेज था। मेरे पास कुछ करने को था नहीं, कोचिंग्स वगैरह बंद थी, धीरे धीरे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही थी। ये किस चीज़ की कोचिंग हो रही थी? जेई की जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, IIT की तैयारी हो रही थी? यस सर। क्या बात है। ओके, IIT से स्टॉक मार्केट, गुड। अच्छा, फिर? हाँ, उसके बाद सब फिर मैं घर आया 2020 के अंदर। मेरे को पता था कि मेरी फैमिली शायद अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे देखा, तब उन्होंने कहा कि यहाँ रिस्क है, मनी रिस्क है, लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क है, बट मेरे को करना था। इट वॉज लाइक माई जुनून। ऑन अ रैंडम डे मैंने मेरे पापा का फ़ोन लिया, उनका पैन कार्ड लिया, उनका आधार कार्ड लिया, बिना उनकी परमिशन के साथ। ओह माय गॉड। आई जस्ट डाउनलोडेड द अपस्टॉक्स ऐप, द सेम ऐप। उसके अंदर मैंने अकाउंट ओपन की रिक्वेस्ट डाल दी। अब मेरे को ये भी नहीं पता था कि अकाउंट ओपनिंग होता क्या है, कौन सा अकाउंट खोल रहे हो ये भी पता नहीं है? ये भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे को ये था कि यार एक बार इसको एक्सप्लोर करना है, कुछ नहीं तो एक बार देखना है इसको कैसा क्या है। फिर हुआ ये, मैंने पैन कार्ड वगैरह लिया, अपस्टॉक्स पे साइन अप करा एंड साइन अप करके मैंने छोड़ दिया। शाम तक कॉल आता है, ठीक है,
शाम तक कॉल आता है, पापा का फ़ोन उस वक्त पूरे टाइम मेरे पास ही रहता था, लॉकडाउन का टाइम था, Thank God. मैंने कॉल उठाया, छत पे गया, छत पे जाके बात करी। वो मेरे को फिर जो उनका कस्टमर एग्जीक्यूटिव होता है वो मेरे को समझाता है कि ये होता है, वो होता है, पैन कार्ड लगेगा, ये डिटेल्स लगेगी, एंड अकाउंट विल बी ओपनड इन 48 वर्किंग आवर्स। आई सेड ओके, मैं अरेंज कर देता हूँ। मैंने अरेंज कर दिया, अकाउंट ओपन हो गया। एंड इट वॉज द टाइम जब मार्केट आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फॉल हो रहा था, पर मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉल क्यों है, मतलब आई वॉज अननोन टू मार्केट। मार्केट ही क्या है अभी ये भी नहीं पता होगा शायद, कुछ भी नहीं पता था उस वक्त कि निफ्टी क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ भी नहीं पता था। मार्केट क्रैश हो रहा है, हो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। मार्च का महीना था, अकाउंट ओपन हो गया, अकाउंट ओपन हो गया, घर वालों को किसी को कुछ नहीं पता। फिर अकाउंट ओपन हुआ, 10 दिन ऐसे ही रहा। अब मेरे को था बस, तब तक मैं यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहा था, देख रहा था कि क्या होता है। तब मैंने निफ्टी देखा, सेंसेक्स देखा, व्हाट इज़ दिस, ये फिर स्टॉक्स क्या होते हैं, इनकी प्राइस क्या होती है, इनको बाय सेल कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया हाउ टू बाय सेल इन अप स्टॉक्स। ओके। मेरे को बाय सेल ये पता था कि अप स्टॉक्स के अलावा भी बहुत चीज़ें, बहुत ब्रोकर होते हैं, कंपनीज होती हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता था, बस आते अप स्टॉक्स से करवाती है कुछ। हाँ, अप स्टॉक्स था। फिर मैंने जैसे जैसे यूट्यूब को एक्सप्लोर करना चालू करा, तब धीरे धीरे पता पड़ा कि हाँ कंपनीज भी होती है, एंड ऐसे डिफरेंट ब्रोकिंग कंपनीज होती है, और आप शेयर्स बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। सारी ब्रोकरिंग हाउसेस पे सेम शेयर मिलेंगे, बस वो एक दुकान है, ब्रोकिंग हाउसेस एक दुकान है, कह सकते हो। यस। हाँ, तो फिर वहाँ से ही मैंने बाय और सेल करना सीखा, डिलीवरी और इंट्राडे का मतलब सीखा कि डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। वहीं से मेरे को इन सब के बारे में पता पड़ा था, पता लग गया, लेकिन समझ में आया था तब। हाँ सर, समझ में आ चुका था धीरे धीरे। अच्छा, मैं फास्ट कैचिंग करता था, तो सब समझ में आ चुका था। फिर मैंने क्या किया, एक दिन मैंने सोचा कि अब ट्राई करते हैं, हो गया बहुत समझना। पापा का था बैंक अकाउंट ऐड, मैंने 150 रुपीज़ बिना पापा की परमिशन के बट स्मार्ट अकाउंट में, ऐसे नहीं कि 2000 5000 पे डाल दिए, 150 रुपये। 150 रुपये मेरे को था बस बाय सेल करके देखना एक बार कि बाय सेल कैसे होता है, ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है। हाँ, ठीक है, मैंने 150 दिए पापा की बिना परमिशन के। उस वक्त मेरे को याद है टाटा मोटर्स का शेयर उस टाइम था 100-101 रुपये का उस वक्त। अभी तो बहुत ज़्यादा है वो, नो डाउट, बट वो 100-101 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। मैंने उसको डिलीवरी में लिया, इसलिए मैंने 150 रुपीज़ ऐड किए थे कि इसके ऊपर बाय सेल का ट्राई करके देखते हैं। मैं उसको डिलीवरी में परचेस किया, देखा कि वो पोजीशंस के अंदर शो होता है। एक क्वांटिटी ली थी मैंने, एंड मैं उसको इंस्टेंटली सेल करा। यहाँ से मेरे को आइडिया पता पड़ा कि हाँ ठीक है, ऐसे बाय सेल होता है मार्केट के अंदर। अच्छा, ये NSE है। और टाटा मोटर्स ही क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि सबसे सस्ता वाला लेते हैं ना। फिर अगर मैं रिलायंस की तरफ जाता तो 2000 होता, तो मेरे को 2000 रुपये ऐड करने पड़ते हैं। 5 रुपये वाले भी शेयर आते हैं, पेनी स्टॉक्स, उधर क्यों नहीं गए? पेनी स्टॉक्स आते हैं, बट उधर मेरा उस तक इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। थैंक गॉड। टाटा का वो नाम भी था, एंड टाटा मोटर्स भी सुने हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ही सर्च करते हैं, एंड वॉच लिस्ट में स्टार्टिंग में वो भी आ रहा था, तो वॉच लिस्ट के अंदर सबसे सस्ता ही मेरे को वो लगा। अच्छा, तो मैं सोचा इसके ऊपर ही एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। ओके, तो शेयर बाय करके देख लिया, सेल करके देख लिया, समझ में आके कि ऐप चलती कैसे है। तो प्रॉफिट नुकसान, उस प्रॉफिट लॉस की तरफ ध्यान नहीं था सिर्फ। हाँ, प्रॉफिट लॉस तो वो 1 रुपये चार्जेस गया था तो गया था। अरे ब्रोकरेज भी तो लगी होगी, इंट्राडे किया था ब्रोकरेज तो। वो उस वक्त तो 0.05% ही तो थी, तो अब टर्नओवर ही 200 रुपीज़ का बना था। करेक्ट, इसलिए तो ये जो समझ थी ब्रोकरेज वाली भी, तब यू आर सेइंग कि आ गई थी, इतनी समझ आ गई थी कि मैं जिसमें घुसने वाला हूँ तो पता है मुझे। हाँ। अच्छा, ओके, तो पापा को पता लगा? पापा को पता नहीं लगा, ये तक हो गया, पापा को कुछ पता नहीं लगा। अब मैंने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं खुद को 5 दिन और दिए। फिर मैंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं, थोड़ा बड़ा वाला गेम प्ले करते हैं, बिना पापा को बताए। हर काम यही था कि बिना पापा को बताए, क्योंकि पापा को अगर पता पड़ गया तो सारा काम खत्म, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो फिर मैंने बिना पापा को बताए 2000 रुपये लिए। ओके, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो हाँ, 2000 या 2500 रुपये लिए मैंने पापा के बैंक अकाउंट से। रिलायंस का एक शेयर बाय करा। तो सोचते ही शेयर के हिसाब से थे, पैसे के हिसाब से नहीं। कौन सा शेयर सही है, उसका रेट क्या है, उतना चाहिए। एग्जैक्टली, बस उतना चाहिए। तो मैंने मेरा जो फर्स्ट डिलीवरी में लॉन्ग टर्म में स्टॉक उठाया मैंने, वो था रिलायंस। मैंने रिलायंस को बाय करा, अगले ही दिन वो रिलायंस 150 रुपीज़ जंप कर गया। नाइस,
जितना पहला शेयर खरीदा था उतने का तो प्रॉफिट निकाल लिया इसमें। हाँ, तो आई वॉज हैप्पी कि नहीं यार, आई मेड 150 रुपीज़ फ्रॉम द मार्केट। वरना इससे पहले मैं पहले भी मेरी यूट्यूब चैनल थी, तो वहाँ से मेरी अर्निंग्स आती थी, वहाँ से भी मेरी अर्निंग्स धीरे धीरे आती थी। व्हेन आई वाज ऑफ 16, तब भी वहाँ से एडसेंस के थ्रू मेरे को अराउंड उस वक्त तक 15,000 रुपीज़ आ चुके थे। अच्छा, बट आई थॉट नॉट टू रिस्क माई मनी, पापा का पैसा दाव पे लगा। ओके ओके। तो फिर मैंने 150 रुपीज़ आया। हाँ, फिर मैंने ऑन दैट डे मैंने मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ये करता हूँ, मैंने 150 रुपीज़ कमाए हैं, और उनको पूरा प्रूफ करा, और मैंने बैंक में विड्रॉ करके बताया। आफ्टर 2 days, T+2 days, मैंने उनको बैंक में विड्रॉ करके दिखाया कि मम्मी पैसे भी आते हैं बैंक के अंदर। सुपर्ब। तो मम्मी वगैरह ने कहा कि ठीक है, तेरी इच्छा है तो सीख। अच्छा, डांटा नहीं? नहीं, वो सर एक्चुअली प्रॉफिट दिखा दिया ना मैंने। अगर ये लॉस दिखाता तो फिर शायद तक मेरे को बाहर भगा देते, वो मार्केट से ही बाहर भगा देते। इतना रिस्क लिया तुमने कि जब प्रॉफिट होएगा तभी बताने की हालत में तभी दिखाऊंगा। एंड वो लकी था मैं कि ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वो 150 रुपीज़ जंप कर गया था। पर तब ये समझ थी कि चलो अगर मान लो 150 रुपया लॉस पे चला जाता, पर तब इतनी समझ थी कि रुक जाता हूँ मैं, रिलायंस का शेयर है, देगा प्रॉफिट। हाँ, जब दे देगा प्रॉफिट तब बता दूंगा। हाँ, तब थी मेरे भी इतनी समझ। तब मेरा था कि अगर 10-15 दिन लग भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं मतलब मेरी सेविंग्स दिखा दूंगा, जो मेरी यूट्यूब से इनकम आई मेरे बैंक अकाउंट में, वो मैं पापा को शो कर दूंगा। चलो गुड। ऐसा उस वक्त मेरा ये था कि वो मैं पापा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो पापा को पता नहीं पड़ेगा। वापस पैसा पहुंच गया ना। हाँ, तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि रुपए तो तेरे को अभी कम ही देंगे, ये जो है उससे ट्राई कर ले, उसके ऊपर 1000-1500 रुपये और लेने हैं तो वो ले ले। वाओ, ओके, गुड यार। और उससे ट्राई कर ले। तो दैट्स तो फिर मैंने उस वक्त लॉन्ग टर्म ही करा, ऐसे स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग। एंड उस वक्त मार्केट एक बुल ट्रेंड की स्टार्ट कर रहा था, बॉटम से, तो सब चल रहा था, जिस पे हाथ लगाओ सब चल रहा था। करेक्ट। तो मैंने मदरसन सुमी लिया, वो चला। ICICI बैंक आई बॉट इट एट 380। वाओ, आई स्टिल रिमेंबर इट, एंड आई सोल्ड इट एट अराउंड 600-700। सुपर्ब। दैट वाज माय लॉन्गेस्ट इन्वेस्टमेंट विच आई होल्डेड टिल नाउ। छोटी थी वो इन्वेस्टमेंट, अराउंड 5-6 हज़ार की थी, वो तो खैर आगे की बात है। फिर सर धीरे धीरे ऐसे जर्नी चली, एंड उसके बाद फिर आया मेरा ख़राब फेज़। वो सबका इकट्ठा ही आया था। उस ख़राब फेज़ में जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या घर पे, रिश्तेदारों में, सोसाइटी में कोई था ऐसा जो कि स्टॉक मार्केट में करते थे, जिनको देख के पेरेंट्स ने एक रेफरेंस बनाया हो कि चाचा जी या मामा जी या बुआ जी, कोई भी जो करते थे उनका फ़ायदा हुआ था, नुकसान, कोई बेंचमार्क बनाया उन्होंने? शर्मा जी? हाँ सर, हम जैसे जॉइंट फैमिली के थे। हाँ। तो हमारी फैमिली के नाम पे लाइक कुछ शेयर्स है, अभी भी पड़े हैं। अच्छा। लाइक बहुत सारे हैं, तो कितनी बार कितनी रिलायंस पावर के शेयर्स। अच्छा। अंधे पड़े, तो उस वजह से सबके माइंड में वो रह गया कि नहीं यार, यहाँ से पैसा शायद तक कम बनता है। एंड मेरे पापा ये चाहते थे ये इंडल्ज भी ना हो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दें। एंड वो सही थे, ऑब्वियसली वो सही। उस एज में लाइक सब यही सोचते हैं कि अभी इन चीज़ों में इंडल्ज ना होके पढ़ाई पे ध्यान थे। ओके। बट तो भी मतलब वो पहला जो हिट होता है ना, वो मेरे को हॉस्टल से ही मिला था, उनके फ़ोन से। वरना ऐसा कोई बैकग्राउंड में ऐसा कुछ ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट के बारे में बातें हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो व्हाट वाज योर बिगेस्ट लॉस? 1500 रुपीज़। 1500 रुपये का इकट्ठा लॉस खाया। ओके। हाँ। और ये किस शेयर में था, कैसे हुआ ये लॉस? क्या गलती की थी? फैमिली से 10,000 रुपीज़ नए मिले थे। ओह माय गॉड। ओके। एंड मैंने सुन लिया ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। और सीखा नहीं था? सीखा नहीं था। अच्छा। मैंने निफ्टी का कोई कॉल ऑप्शन था, उसे बाय किया था 12 रुपीज़ पे। अच्छा। आउट ऑफ द मनी था या क्या था? OTM था, डीप OTM था। ओके। सस्ता मिल रहा था। फार OTM, हाँ। नहीं डीप भी चलता है, बट प्रीमियम सस्ता था। और एक्सपायरी आसपास की थी या दूर की थी? वीकली एक्सपायरी थी, एंड अराउंड फ्राइडे का दिन था वो। अच्छा, तो 4-5 दिन थे, मतलब ऐसा भी नहीं के। हाँ। तो 12 पे मैंने से पहला लॉट एग्जीक्यूट किया था। बिल्कुल नहीं बढ़ा वो, गिर के 6 अराउंड मेरे को दिखा था वो, फिर वापस 12 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 21 पे मैंने पहला बाय किया था, 12 पे मैंने उसको वापस एवरेज किया,
एंड 8 पे मेरे को पूरी पोजीशन लॉस में क्लोज करनी पड़ी। ओके ओके, सारा And 10,000 का 10,000 सब डाल दिया था? हाँ, 10,500 तो नहीं गया था, कुछ 5, 5,500, 6,000 गया था। गया होगा, मतलब डाला शुरू में 10,000 ही था। हाँ 10,000 ही था अकाउंट के। हाँ 10,000 में से 1,500 रुपये लॉस हुआ था, तो फिर 8,000 के आसपास बचा। अच्छा 8,000, ओके हाँ ओके, वो जल्दी निकल गए प्रीमियम सस्ती थी ना, प्रीमियम सस्ती थी और 2 लॉट ही लिए थे मैंने। अच्छा 21 पे कम बाइंग की होगी, आगे आगे चल के ज़्यादा बाइंग की होगी या तो? 21 पे 1 लॉट बाय किया था, और अच्छा। जब वो 12 रुपीज़ पे था तब दूसरा लॉट बाय किया था, और 8 रुपीज़ पे दोनों को स्क्वायर ऑफ। तो ये हो गया लॉस 1,500 रुपये का। ये बताया कैसे, पहले तो ये बताओ, और किसको बताया, मम्मी को या पापा को? मम्मी को बताया, मम्मी ने बोला कि छोड़ दे। मैंने मम्मी को ये भी बोल दिया कि ठीक है आज से मेरा लास्ट ट्रेड रहेगा, मैं इसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बट मेरा मन में ये था रुकना नहीं है। अभी भी मेरे पास 8,000 तो थे। अच्छा, मम्मी को पैसे वापस मम्मी ने लिए भी नहीं और तुमने दिए भी नहीं? मैंने बोल दिया मैंने बैंक में विड्रॉ कर दिया। अच्छा, बट करे नहीं थे मैंने। अच्छा फिर मैंने वो सोचा कि इसको थोड़ा सा सीखते हैं, तब तक इस 8,000 रुपीज़ को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे। हाँ, इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ फिर 8,000 को इन्वेस्ट किया। अब सब बुल रन के अंदर था, तो विद इन 15 डेज आई वाज लकी, मेरा पूरा लॉस रिकवर हो गया। ओके ओके, वापस आ गए 10,000। हाँ वापस आई वाज बैक टू माय गेम, एंड मैंने उस 10-15 दिन में सीख लिया कि कॉल्स क्या होती है, पुट्स क्या होती है, एंड ऑप्शन में लाइक डेल्टा क्या फ़र्क रहता है, एक्सपायरीज क्या होती है। ओके, ये उसी टाइम में, कोविड के टाइम की बात है? किस टाइम की सर? कोविड के टाइम की बात है ये भी? हाँ कोविड के टाइम की बात है। कोविड एंड हो चुका था, फर्स्ट वेव कोविड की एंड हो गई थी ऑलमोस्ट। ठीक। 2020 नवंबर दिसंबर के आसपास की बात होगी। एंड उसके बाद फिर मैंने वापस घर वालों को बताया कि मैंने रोका नहीं था। मैं सारा लॉस रिकवर कर दिया। ओके, रिएक्शन में चेंज? हाँ रिएक्शन में चेंज की, अब जैसे रिकवर करा वैसे ही कमाना। सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट थी? हाँ सपोर्ट था, नो डाउट सर, पूरा सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट इस एज में रहना जरूरी था। एंड मम्मी को ये पता था कि ये इसकी यूट्यूब से साइड बाय साइड इनकम आ रही है, तो ये मैनेज कर लेगा। अगर इसने यहाँ लॉस किया है तो इसकी यूट्यूब की इनकम को ये मैनेज कर लेगा। एंड अराउंड मैं उस वक्त 15,000 कमा चुका था यूट्यूब से। ओके। तो मैंने उतना ही रिस्क ऑफ करा था, उतना ही लिया था घर वालों से जितना मैं यूट्यूब से कर चुका था। उसके बाद फिर जैसे सबकी लाइफ में आता है, धीरे धीरे आफ्टर 10 डेज आई रियलाइज टेलीग्राम चैनल। ओके। कि टेलीग्राम चैनल नामक भी कोई सो कॉल्ड चीज होती है। शाबाश। फिर देयर अगेन आई लॉस्ट 2,500। उन्होंने क्या फंसाया था तुम्हें? फ्री चैनल था, मैं 2 दिन देखा, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा था। मैंने सोचा थर्ड डे ट्राई करते हैं। आई वाज अनलकी दैट डे, आई लॉस्ट 2,500। वाह, यही पुट कॉल मतलब ऑप्शंस में? ऑप्शंस में। ओके। एंड देन अगेन आई थॉट कि अब तो उसको हाथ लगाऊंगा ही नहीं, टेलीग्राम डिलीट कर दूंगा। अच्छा, टेलीग्राम को हाथ नहीं लगाऊंगा, स्टॉक मार्केट को नहीं कहा कुछ? उसको तो लगाना ही है। ओके। तो फिर तो टेलीग्राम डन हो गया। हाँ टेलीग्राम बंद कर दिया, फिर वापस खुद को टाइम दिया, सीखा। देन वापस रिकवर हो गया। बुल ट्रेंड चल ही रहा था प्योर वाला, तो वापस रिकवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे और नुकसान करवाने के लिए एफ&ओ। एग्जैक्टली। अच्छा ओके, फिर तो वो रिकवर हो गया था। एंड अब उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अब बाय द टाइम मैंने काफ़ी अच्छी नॉलेज रही थी, प्राइस एक्शन सीख चुका था मैं। मेरा ये था यूट्यूब पे जिसकी भी वीडियो मिले, कोई भी हो, नथिंग मैटर्स, जो भी आएगा मैं सीखूंगा। सबकी मतलब मैंने देख डाली थी कि कौन है क्या नहीं है, सबकी देख करके मैं सीख चुका था। तो वहाँ से मैंने प्राइस एक्शन भी सीख लिया। आई लर्न अबाउट इंडिकेटर्स। ओके। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस, तो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस। फिर टेक्निकल। उसके बाद हाँ टेक्निकल सीख लिया। व्हाट आर कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, फेलियर को कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस। ओके। ये तुम्हें लग रहा था कि तुम सीख गए हो वीडियो देख के, या एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी देखा उसको? प्रैक्टिकली अप्लाई करा सर। फिर मैंने स्टार्ट करी थी मीनवाइल इक्विटी ट्रेडिंग। जो भी मैं सीख रहा था उसे इक्विटी ट्रेडिंग में अप्लाई करा था। मैं एक क्वांटिटी बाय करता था, एक क्वांटिटी से। ये किसने बताया कि मतलब कैसे पता लगा कि एक इज अ गुड ऑप्शन, एक से शुरू करता हूँ मैं? ये सर एक्चुअली मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही अच्छा था। मेरा ये था कि अगर कमाएंगे नहीं तो कुछ गवाएंगे भी नहीं। अच्छा।
तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट आई डोंट नो, पर स्टार्टिंग से ये था कि मेरे को गवाना नहीं है, ज़्यादा गवाना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे को मेरे अकाउंट को जीरो नहीं करना है कि जैसे लोग करते हैं। ओके ओके। यूट्यूब पे मैंने स्टोरी सुनी थी कि लोगों की, तो वो कह रहे थे कि अकाउंट को जीरो नहीं होने देना, क्योंकि कैपिटल को अपने बच्चे की तरह पालना है। कैपिटल अपने बच्चे की तरह है, उसको पाल पोस के बड़ा करना है, उसको हानि नहीं पहुंचानी, इसको नुकसान नहीं करवाना। तो उस वक्त मेरा ये था कि कैपिटल को लूज नहीं करना। मैंने इक्विटी ट्रेडिंग करी, प्राइस एक्शन के कंसेप्ट अप्लाई करे। ओके। वहां से मेरी जर्नी ओरिजिनल में चालू हुई एंड आई स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स। ये 2020 बता रहे हो ना? हाँ, 2020 की एंडिंग। 16 साल की उम्र है ना? 16 साल की उम्र है, 16 कंप्लीट था मैं। अच्छा, और वो उम्र में कोचिंग ले रहे हो? अभी पढ़ाई कोचिंग ले रहे हो? अभी सर, अभी जैसे कोचिंग वगैरह हो चुकी है, कोचिंग हो का चुकी एग्जाम। हाँ, अभी बस वो कॉलेज की डेट्स थोड़ी आगे शिफ्ट हुई तो उसमें एडमिशन लेना। ठीक है, प्राइस एक्शन लगा के देखा, प्रॉफिट आना शुरू हुआ? प्रॉफिट आना शुरू हुआ। वहाँ से मेजर था कॉन्फिडेंस मार्केट में। लाइक अगर मेरा ये था मार्केट में रहना है तो कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस हार चुका था उस वक्त वो 2 ऑप्शन ट्रेडिंग के ट्रेड्स के चक्कर में। तो आई लॉस्ट माई मेजर कॉन्फिडेंस इन दैट। उसके बाद मेरे को ये था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेंगे तो कैपिटल तो घर वाले दे देंगे। ये लाइन की ना 2 तरीके से देखा जा सकता है। देखो, यू आर सेइंग वेरी जेन्युइनली, ये कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड कर लूँगा। कॉन्फिडेंस मतलब नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस, एंड देन कैपिटल घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कर सकते हैं कि भैया कॉन्फिडेंस से बोल के दिखा दो घर वालों को, पैसा तो घर वाले दे ही देंगे, समझ आए ना आए, प्रॉफिट भी तो बताना रहता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट बड़े एहतियात के साथ हर कदम रखा है कि स्मॉल कैपिटल के साथ, स्मॉल क्वांटिटी के साथ, स्मॉल लाइक बेबी स्टेप्स लेके मार्केट में एंटर कर रहे हो। बट बीच बीच में जो F&O का ये जो चला लेते थे ना बिना सोचे समझे, वो शायद गड़बड़ कर देता था जर्नी को, है ना? हाँ सर। अच्छा, फिर देन सीख लिया कुछ, फ़ायदों में नुकसानों में कॉन्फिडेंस भी आ गया, लेकिन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में क्वांटिटी में फ़र्क पड़ना लगा या अभी क्वांटिटी वही रखी? नहीं, क्वांटिटी में स्लो एंड स्टडी। हर 10 दिन में मेरा ये रूल था, अगर मैं 10 दिन में नेट प्रॉफिटेबल रहता हूँ, इस 10 दिन में नेट प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तो आई विल इंक्रीज माई क्वांटिटी 1 स्टेप। ओके। और वो डिपेंड करता था स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी। ओके। कि अगर जैसे स्टॉक महंगा है तो अगर मैं उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा तो नो डाउट मेरा अमाउंट वो स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। हाँ। बट अगर स्टॉक छोटा है, मैं उसमें अगर 9 क्वांटिटी ले रहा था, अगर उसको 10 भी कर देता हूँ तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 9 की 18 करूंगा तो नो डाउट फर्क पड़ेगा, बट अगर 10-11 कर देता हूँ तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर एक 2000 का स्टॉक है, उसमें अगर मैं 1 की 2 कर देता हूँ तो उसमें बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट। जो महंगे स्टॉक थे लाइक रिलायंस वगैरह या अल्ट्राटेक सीमेंट हो गए, तो उसके अंदर मैं बहुत धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ी। मैंने खुद को लाइक परखा कि छोटे स्टॉक्स में भी अगर ट्रेड करके या कुछ बड़े स्टॉक्स में भी ट्रेड करके मैं अगर नेट में प्रॉफिटेबल रहता हूँ तो वेल एंड गुड, फिर मैं मेरी क्वांटिटी बढ़ाऊँ। ओके, बट स्टॉक सिलेक्शन में क्या स्टॉक का प्राइस क्या है वो मैटर करता था, या स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, या उसका टेक्निकल क्या है? स्टॉप लॉस मैटर करता था। अगर मेरे को पता है कि पर क्वांटिटी इसमें मेरे 5 रुपये जा सकते हैं एंड फॉर अ डे मैं 50 रुपीज़ लूजिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं उसकी 10 क्वांटिटी बाय कर लेता। गॉट इट ऐसा। तो स्टॉप लॉस का एक वैल्यू रखा दिमाग में? अच्छा। हाँ, अमाउंट वाइज एक वैल्यू रखा कि मेरे को पर डे रिस्क मेरी इतने रुपए से ज़्यादा नहीं रखनी है किसी भी कंडीशन में। अगर मैं इसके ये गए तो मैं मेरे एक बार ट्रेडिंग को बंद कर दूंगा फॉर द डे। मतलब परसेंटेज पे नहीं सोचते थे, एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू में सोचते थे। मॉनेटरी वैल्यू में सोचते थे। एक बिगिनर के लिए संयम ये चीज़ एक्चुअली वैलिड भी है, क्योंकि कैपिटल कम होता है। अगर हम कह दें कि 5% 10%, अब उसका मतलब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमें पता नहीं ना कि कैपिटल का वैल्यू क्या है। बट जब आपने स्टॉप लॉस का स्पेसिफिक फिगर अपने दिमाग में रख लिया, देन दैट डजंट मैटर कि स्टॉक कौन सा है, आप क्वांटिटी पे चले जाओगे या नहीं जाओगे, बट स्टॉप लॉस तो वही रहने वाला है, वैल्यू स्टॉप लॉस का। अच्छा, रिस्क रिवॉर्ड रखते थे तो जो भी एनालिसिस करने के बाद मेजरली वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता था और किस बेस पे वो चूज़ करते थे? सब मेरा यही था कि अगर मैं किसी ट्रेड में आ रहा हूँ तो मेरे को 1:1.5 तो लेके निकलना है इससे। ये मिनिमम है। अगर वो इतना नहीं दे तो फिर वो मेरी ट्रेड किसी काम का नहीं। जब मैं बिगनर था, अभी तो मैं 1:2, 2.5 या 3 पे एम करता। तो बट हाउ डू यू नो दैट कि क्यों ये नंबर्स किस बेस पे शुरू किया? जब किया तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में से मैं अगर 3 में भी गलत जाता हूँ, 7 में सही होता हूँ,
तो मैं खुद को नेट प्रॉफिटेबल कैसे बैलेंस कर सकूँ, इस हिसाब से मैं डिसाइड करता था। अगर लूज करूंगा तो 1 रुपया आएगा तो 1.5 रुपीज, करेक्ट। 1.5 to 2 वो वेरी करता था, बट 1.5 से मैं अगर नीचे दिख रहा है और ऐसा कोई ट्रेड है जिसमें 1:1 है तो मैं उस ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करता था। ओके, मान लो कि वो टीपी हो गया, मतलब हिट हो चुका है आपका टारगेट प्राइस, कैसे अपने आप को रोकते थे कि मैं और वेट ना करूं और एग्जिट कर लूं? हो गया टारगेट हिट, बस पैसे बन गए, फिर निकल जाता लालच था। नहीं आता था? सच सच बताओ। नहीं कभी सर, तो आया लालच होगा, कभी नहीं। शुरू में तो आता होगा कि यार शुरू में लालच आया था तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग ने वो लालच सारा खत्म कर दिया था। तो जो लेसन लालच की वजह से ही तो ऑप्शन ट्रेडिंग करी थी। ऐसा कभी हुआ कि, और ये होता है, ज़्यादातर लोगों में होता है, तो सच सच बताना, ऐसा कोशिश ये करना कि जो अपने साथ हुआ है वही, कि एक गलती कर दी अपन ने एक बार, फिर दूसरी बार भी कर दी, फिर तीसरी बार भी कर दी, मतलब रिपीट किया मिस्टेक्स कोई, और अगर किया तो कौन सा गलती था और फिर उसको रोका कैसे? गलती इस वे में था मेरा, मैं जब एकदम नया नया भी इक्विटी भी नया नया चालू करा, मैं मेरे टारगेट के लिए नहीं रुकता था। अच्छा, टारगेट के लिए नहीं रुकते थे? ओके, थोड़ा सा देखा और उस वक्त था, हाँ उस वक्त देखा, थोड़ा सा देखा, थोड़ा ऊपर आया तो पूरी क्वांटिटी भी नहीं तो आधी क्वांटिटी को रिड्यूस करके निकल जाता था एक बार। उस टाइम बाइंग करनी चाहिए, तुम सेलिंग कर रहे थे वो, हाँ वो उसके बाद पता पड़ा प्रूविंग एंड प्रोबिंग वाला मेथड, हाँ। उसके बाद आगे पता पड़ा, वो तो अब पता पड़ा, वरना उस वक्त मेरे को नहीं पता था ये कि उस वक्त Good. और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए कि आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है। हाँ। तो फिर मैं एग्जिट कर आधी क्वांटिटी को एग्जिट कर जाता था, आधी क्वांटिटी के लिए देखता कि साइडवेज हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया तो थोड़ा और निकाल दिया, फिर थोड़ा और निकाल दिया, फिर थोड़ा और निकाल दिया, और टारगेट तक आई थिंक मैंने स्टार्टिंग के 5, 10, 15 दिन मान के चलो, मैं टारगेट तक तो नहीं रुका था। तो उन 15 दिनों में मेरा लॉस भी कम हुआ, नो डाउट, राइट, ऐसा, क्योंकि मैं फटाफट छोटे छोटे पॉइंट्स मिलते हैं लेके निकलता। एंड उस वक्त मेजर ट्रेड्स आई फील कि बाय साइड थे, उस वक्त मेजर ट्रेड्स बाय साइड थे। करेक्ट। इंट्राडे के अंदर भी, अब पोजिशनल भी देख लो, सब मेजर ट्रेड्स बाय साइड थे। मीनवाइल मैं यूट्यूब भी देख रहा था, हर चीज़ सीख रहा था, धीरे धीरे ऑप्शंस भी सीख रहा था, हर चीज़ उसमें एक्सप्लोर कर रहा था। तो हर चीज़ एक्सप्लोर करते करते थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में भी देखा मैंने। आई हियर समवन सेइंग कि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ 80% साइकोलॉजी एंड 20% ऑफ ऑल योर ट्रेड्स, की आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हो, कैसे आप उसकी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस। 20% है टेक्निकल एनालिसिस, वरना 80% आपका है गेम। गेम का, माइंड का गेम है कि आप कैसे उस ट्रेड के अंदर रह रहे हो, वो आप उस ट्रेड को कैसे होल्ड ऑन करके ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, आप उस ट्रेड को कैसे चला रहे हो, वो वाला गेम है। तब फिर आई गेव माई सेल्फ 2 to 3 days ब्रेक। अच्छा, हाँ, आई सेड माई सेल्फ कि सही हम ऐसा करते हैं, क्वांटिटी अभी जो है ऐसा करते हैं उसका 75% ही रखते हैं, हल्की सी 25% क्वांटिटी को रिडक्शन कर देते हैं। 10 क्वांटिटी थी तो 7 के आसपास ही रखते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, और टारगेट प्राइस लगा के, स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा स्क्रीन से साइड हो जाएंगे, भूल जाते हैं। तो व्हेन आई ट्राइड इट आई फेल्ट लाइक हाँ इट्स वर्किंग। तो हिट हुआ टीपी इस बार, और हाँ इस बार टारगेट प्राइस हिट हुआ, एंड हिट हुआ तो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस कि मैं जितनी क्वांटिटी लेके गया उतनी क्वांटिटी में मैंने मेरा टारगेट प्राइस हिट करवाया। ये एक स्टॉक के साथ ही किया या 2-3 के साथ किया पोजीशन? जितने भी स्टॉक्स थे सब में टारगेट प्राइस लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, एंड आई एम आउट ऑफ द गेम। किसी में ऐसा स्टॉप लॉस पे हिट हुआ? स्टॉप लॉस नो डाउट सर हिट हुआ है। नहीं, उस पर्टिकुलर ट्रेड पे जो पहली बार स्टॉप टारगेट प्राइस हिट करने की सोच रहे थे 3 दिन की ब्रेक के साथ, उस ट्रेड में कोई स्टॉप लॉस वाला भी था टारगेट प्राइस के साथ साथ जो हिट हुए? स्टॉप लॉस हिट हुए थे, बट आई वाज लाइक कि कोई दिक्कत नहीं, हिट हुआ है, क्या पता अगले टारगेट प्राइस हिट करेंगे। और रिस्क मैनेजमेंट इतना था ना कि अगर 100 ट्रेड भी गलत हो जाते ना तो भी मेरा अकाउंट पूरा ब्लो नहीं हो रहा, और मेरा ये था 100 तो गलत नहीं होंगे। नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, लॉस हो गया, समझ में भी आने लग गया, यूट्यूब से भी सीखने लग गया, लेकिन कोई प्रैक्टिकल या कोई फॉर्मलाइज तरीके से सीखने की कोशिश नहीं की? जैसे कोर्सेज, कोई कोर्सेज, कोई बुक्स, कोई इंस्टीट्यूट? बुक्स वगैरह का मेरा स्टार्टिंग से ये था, किताबों में सब किताबी ज्ञान है। ओके। जो लाइव मार्केट में रह के एक्सपीरियंस आएगा वो किसी भी बुक में नहीं। ये पीछे किताबें मत देखो, काट दो। सर वो सबका व्यू पॉइंट होता है, सबका अपना परसेप्शन होता है। मजाक कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वैसे स्टॉक मार्केट की बुक्स है भी नहीं। मैंने बुक्स पढ़ी थी लाइब्रेरी में जाके, आई पिक्ड अप सम रैंडम बुक्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी थी, तो आई जस्ट पिक्ड अप, बुक स्टोर था वो, नॉर्मली बुक स्टोर था, तो मैंने जस्ट पिकअप करके 15 मिनट पढ़ा। आई डोंट नो कौन था उसका ऑथर, क्या था क्या नहीं था, थोड़ा साइकोलॉजी पॉइंट्स दे पढ़ता था,
एंड वापस आ जाता था। 15-20 मिनट वहाँ खड़ा रहता था दुकान पे, पढ़े उनको और वापस घर आ गया। ओके ओके, ये चला था मेरा उस वक्त साइकोलॉजी। हाँ, बुक्स ओनली फॉर साइकोलॉजी। अच्छा, क्योंकि बुकिश में मैंने ये देखा था कि अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो वो ऊपर जाएगा, बट होता नहीं था। ब्रेकआउट फेलियर भी एक चीज़ होती थी। हाँ हाँ, उससे बड़ी चीज़ होती है वो, ज़्यादातर वही होती है। एग्जैक्टली तो बस मेरे को वहाँ हुआ कि बुकिश नॉलेज में तो यार दिखा रखा है ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाएगा, बट ऐसे तो ये तो ब्रेकआउट के बाद नीचे आ रहा है। ओके ओके। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं, थोड़ा लाइव मार्केट में क्वांटिटी कंट्रोल के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आइडिया लग पाएगा कि क्या रह सकता है प्रॉपर। जब सीख साख के कर रहे हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट भी कमा रहे हो, स्टॉप लॉस भी टारगेट प्राइस भी हिट करने दे रहे हो, एक हफ्ते में कितने ट्रेड मार लेते थे? एक हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते थे, 2 ट्रेड्स पर डे। माय रूल वाज 2 ट्रेड्स पर डे, दैट्स इट। ओके, ये रोक के रखा खुद को। हाँ सर, मेरी स्टडी भी रहती थी थोड़ी बहुत, साइड में क्लासेस वगैरह चलती थी, उस वक्त मैं स्टडी पे भी फोकस था। साइड में रहती थी। स्टडीज मेन थी, You said इसको साइड में रख रखा था। You said that, सर स्टडी भी रहती साइड में, मेरी तो ध्यान होता था। ओके ठीक है, तो बट 2 ट्रेड यार, कभी कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आ जाए कि यार ये तो पक्का श्योर प्रॉफिट है, फिर भी नहीं? नहीं सर, ग्रेजुअली ये इंक्रीज हुआ होगा नंबर ऑफ ट्रेड्स पर डे? हाँ धीरे धीरे, जैसे अमाउंट ऑफ ट्रेड्स मैंने इंक्रीज नहीं किया, मैंने 2 ही रखा। इक्विटी में मैं 2 ही रखता हूँ। इक्विटी में मैं 2 से ज़्यादा मैंने आज दिन तक मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया इक्विटी में। अच्छा। खैर अभी तो मैं जैसे इक्विटी फॉर इंट्राडे करता भी नहीं। ओके। तो 2 ही रखा था मैंने, और वो मेरा स्टार्टिंग का फेज था जब मैंने मेरे घर वालों को इनिशियली एक अच्छा ROI दिखा दिया था। तब घर वाले भी प्रेटी इम्प्रेस थे, एंड उन्होंने आई नो, मेरे पास इस वक्त ओनली थे 10,000 रुपीज़, ठीक है। आई नो आफ्टर दैट जब मैंने एकदम थोड़ा प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया, थोड़ा रिक्वेस्ट करी घर वालों से, उन्होंने मेरे को एक अच्छा खासा कैपिटल एलोकेट किया। ओके ओके, बेस्ड ऑन द प्रॉफिट्स दैट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ। हाँ, मैंने उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, नो डाउट, थोड़ा इमोशनल घर वालों को भी करना पड़ता है इन दैट फील्ड कि हाँ थोड़े से पैसे दे दो, प्रॉफिट कब कमा के निकलूंगा, ऐसा वैसा कुछ मत रखो। इतना टाइम हो गया, अराउंड इतना भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ था, एंड आई वाज नेट प्रॉफिटेबल। वो 10,000 से लेके ये वाले इवेंट तक 1-1.5 महीना हुआ था? हाँ okay. ये वाले इवेंट तक 1-1.5 महीना हुआ था, तो आई वाज नेट प्रॉफिटेबल। तो थोड़ा सा मेरा 3-4 दिन उनको इमोशनल करना पड़ा घर वालों को। मम्मी को ही किया होगा, पापा थोड़ी इमोशनल होते हैं। एग्जैक्टली सर, मम्मी को ही करना पड़ा क्योंकि हमारे घर में सारा फंड्स लाइक मम्मी मैनेज करती है। ज़्यादातर घरों में यही होता है। एग्जैक्टली तो फिर मम्मी को इमोशनल किया, तो मम्मी इस वक्त मान गई, एंड मम्मी ने कहा कि मैं तेरे को थोड़ा सा पैसा दे रही हूँ, पापा को मत बताना। मम्मी मैं आपको कह रहा हूँ, आप पापा को मत बताना। मम्मी ने ही बोल दिया है, मैंने भी मम्मी को बोल दिया था कि आप पापा को मत बताना कि मैं थोड़ा सा भी कैपिटल ले रहा हूँ, एंड मम्मी ने बोल दिया कि हाँ मैं भी नहीं बताऊंगी। ये वो था, उस वक्त मैंने मम्मी से 25,000 रुपीज़ और लिए थे। वाह, 2020 की एंडिंग थी, अराउंड जनवरी या दिसंबर का महीना चल रहा था। 21 का जनवरी या दिसंबर? हाँ 21 का जनवरी या 20 का दिसंबर। तब मैंने 25,000 रुपीज़ लिए मम्मी से। उसके बेसिस पे कर मैं इक्विटी रहा था, धीरे धीरे इक्विटी करा। 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, आई फाउंड दैट आई हैव डन अ वेरी गुड ऑन इक्विटी। मैंने काफ़ी अच्छा एक ROI जनरेट कर लिया था मेरी इक्विटी ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। एंड साइड बाय साइड मैंने एक शेयर छोटे छोटे लेके रख रखे थे एक पोर्टफोलियो के अंदर। एक शेयर, ज़्यादा भी नहीं थे, कुछ जैसे रिलायंस है तो उसका 1 शेयर हो गया, तो बाकी छोटी मोटी कंपनी के 5-6 शेयर रख रखे थे। कि वाह ये भी चल रहा है, तो इस साइड भी मेरे को प्रॉफिट बिल्डअप होना चालू हो गया, एंड ये वाला पोर्टफोलियो साइड तो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही थी। ठीक है। मीनवाइल वही 380 का ICICI बैंक 600 तक आ चुका था, 500-600 तक, तो वो मेरे को मैसिव प्रॉफिट्स दे रहा था। उसमें मैंने 3,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे थे, एंड अराउंड मेरा 80-90% उसमें ROI हो गया था। वाओ, ओके। तो वहाँ से मेरा एक अच्छा उस वक्त मेरे पास 25 + 10 35 का कैपिटल था। राइट। वो मेरे अराउंड जनवरी या फेब के मंथ पे वो 50K हो चुका था। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट 40% रिटर्न निकाल चुके हो, 35 से 40%। सारे पोर्टफोलियो का प्रॉफिट्स वगैरह सब मिला करके वो 50K के अराउंड हो चुका था। मैंने मम्मी को बताया, इस वक्त मैंने पापा को भी बताया, राइट, कि मैंने मम्मी से पैसे लिए थे, ग्रो करा, ओके, और ऐसा हुआ। क्या रिएक्शन क्या था पापा का? पापा बोले बढ़िया बात है, और करो। इस वक्त घर वाले मान गए। हाँ। बट अभी भी मेरा पढ़ाई के ऊपर पूरा फोकस था कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में हो रहा है।
पूरा ट्रेडिंग पे पूरा माइंडसेट ही तब आया जब मैं 12th में, मतलब जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था एंड मैंने मेरा जेई का फर्स्ट एग्जाम दिया एंड वो एग्जाम दिया मैंने, नो डाउट उसको क्लियर करा था मेंस को, जेई मेंस को, बट आई वाज लाइक कि ठीक है, एडवांस मेरे से क्लियर नहीं हुआ था जेई एडवांस, तो मेरा ये था, वहाँ से मैं थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो गया एंड मैंने ये सोचा यार ट्रेडिंग करते हैं कि कुछ नहीं तो एक बार ट्रेडिंग में हाथ लगा के देखते, अगर सही रहा तो ग्रोथ हो जाएगी। हाँ। नहीं तो इंजीनियर है, इंजीनियर तो कैसे भी जुगाड़ कर लेगा, इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियर तो कैसे भी कमा लेगा। इंजीनियर तो जुगाड़ी ही कहा जाता है मोर और लेस किसी भी फील्ड में। तो इंजीनियर तो कुछ ना कुछ करके विल मैनेज इट एंड आई विल अर्न, कुछ नहीं तो कॉलेज की प्लेसमेंट लेंगे, कॉलेज की प्लेसमेंट में ग्रो करेंगे। हाँ। अगर स्टॉक मार्केट से कोई प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करके उसकी प्लेसमेंट्स पे ध्यान देंगे। हाँ। तो ये था कि जुनून पहले से ही था ना, जुनून हर किसी भी फील्ड में जाऊंगा तो जुनून रहेगा। ओके ओके। तो मीनवाइल आई गॉट माय 50,000 ऑफ कैपिटल। हाँ। नाउ आई थॉट अबाउट लेट्स डू निफ्टी ऑप्शंस और बैंक निफ्टी ऑप्शंस। ओके, बट सीखा इस बार पूरा सीख रखा था। ओके। ट्रेड कितना लॉट लिया? एक लॉट। ओके। आई नेवर इंक्रीज कि भाई 50,000 है तो एक लॉट ही रहेंगे एंड 1 लाख है 2 लॉट। मेरा यही था। तो अब उस वक्त तो 50,000 था, तो आई जस्ट ट्राइड विद 1 लॉट बैंक निफ्टी के अंदर। नॉर्मल प्राइस एक्शन पैटर्न्स, डबल टॉप डबल बॉटम, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स उस वक्त ही आते थे, या वॉल्यूम एनालिसिस, तो उससे ट्राई किया। आई इंक्रीज माई कैपिटल एक्सपोनेंशियल, अराउंड 50,000 से वो 70-75 हो चुका था इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ्स और 2 मंथ्स। 40% इंक्रीज करे जा रहे हो हर 2 महीने में है। हाँ, तो वो 1:1.5 रखता था मैं सर हर बार। अरे लेकिन बीच में लॉस भी होते होंगे ना? हाँ, बीच में लॉस होते थे, बट आई फील आई वाज लकी। ये कर कैसे रहे थे? मतलब दिस वाज लकी तो डेफिनेटली वन एस्पेक्ट होता है, वो हर ट्रेडर के साथ थोड़ा बहुत होता है लक तो, बट क्या प्राइस एक्शन बेस पे ही मेजरली कर रहे थे या व्हाट? प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स का मिक्स। ओके, कौन से इंडिकेटर्स यूज कर रहे थे? इंडिकेटर्स लाइक वीवैप एंड मूविंग एवरेजेस। अच्छा, ओके। वीवैप से ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, और मूविंग एवरेजेस, इनसे आगे मैं कभी इंक्रीज करा ही नहीं। और मार्केट में उस टाइम पे वोलेटिलिटी थी या ये थोड़ा ऐसे था कि पता ही है मार्केट या तो बुलिश है या बेयरिश है? नहीं, वोलेटिलिटी सर 2021 के स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी मतलब एक वो वाला ट्रेंड जो था ना कि सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, वो भी था, बट अब एक साइडवेज भी होता था, फिर ऊपर जाता, साइडवेज हुआ, ऊपर गया, तो वो वाले फेजेस थे। ये वाला हुआ, आई इंक्रीज माई कैपिटल। अच्छा। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरे को रियलाइज हुआ कि ऑप्शन बाइंग तो आ गई, बट ये सेलिंग क्या होती है? अच्छा। अब अंदर एक्साइटमेंट थी जानने की व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग टू। तो अब थोड़ा ना लालच बढ़ रहा है। यस सर, अभी एट द प्रेजेंट टाइम मैं ऑप्शन सेलिंग मेजरली करता हूँ। ओह वाओ, ओके। मेजरली यू डू दैट? हाँ, मेजरली आई डू दैट ऑप्शन सेलिंग। एंड ये स्टार्ट हुआ 21 में, वेल अप्रैल मई में या कब? हाँ, अप्रैल मई के टाइम पे मेरे को कहीं से साउंड लगी थी कि ऑप्शन सेलिंग भी होता है, उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है। किसी ने बोला अनलिमिटेड रिस्क, तो आई वाज लाइक यार अनलिमिटेड रिस्क कैसे हो सकता है? तो फिर मैं यूट्यूब पे गया, फिर मैंने वापस ऑप्शन सेलिंग के बारे में पता करा एंड वहाँ मेरे को पता पड़ा थीटा डीके का भी फायदा मिलेगा। मेरा अगर एक डायरेक्शनल ट्रेड है, इसमें थोड़ा साइडवेज भी हो गया तो हल्का सा मेरे को थीटा डीके के भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे उस वक्त ये पता पड़ गया था। एंड उस वक्त ऐसा मार्जिन रूल सेबी का इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था कि मार्जिन ऑप्शन सेलर्स के लिए एक्सपोनेंशियली उन्होंने इंक्रीज भी कर दिया। इट वाज नॉर्मल कि हाँ, अगर मेरे कैपिटल में मैं एक लॉट को सेल कर सकता हूँ। करेक्ट। और नहीं तो एक ऊपर का हेज बना करके, हाँ, दूसरी साइड की पोजीशन लेके, हाँ, दूसरी साइड की पोजीशन लेकर के डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड इट। आई वाज ऑल डायरेक्शनल। उस वक्त मेरा व्यू डायरेक्शनल था। हाँ। मैं डायरेक्शनल प्लेयर था। डायरेक्शनल ट्रेडिंग करने लगा। हाँ। वहाँ से भी लगा कि प्रॉफिट आ रहा है, बट मेरे को लगा कि इसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि जो मेरा हेज था वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का पार्ट ले जाता था ऑब्वियसली। तो मेरे को लगा कि ठीक है, चलो इसका भी करंट ले लिया। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे अराउंड जून का महीना आ चुका था। हाँ। तब मेरे को था कि स्टॉक मार्केट तो अब आने लग गया, अराउंड 80-85K का कैपिटल भी हो गया है। ये अभी तक टाइम कितना हुआ है? इस टाइम तक तो हो गया था सर 1 साल। अब स्टॉक मार्केट आने लग गया है, इक्विटी भी कर लिया, इंट्राडे भी कर लिया है, साथ में F&O में ऑप्शंस बाइंग भी कर लिया है, अब सेलिंग भी कर रहे हैं, तो 1 साल में समझ में आ गया है। समझ में आ गया था कि क्या है और क्या नहीं है, मोटा क्रंच। ओके। एंड अब उसके बाद मेरे मन में आया कि यार बहुत हो गया ये,
मार्केट। नाउ लेट्स एक्सप्लोर डिफरेंट फील्ड्स। उस वक्त मेरा जेई का एक पहला अटेम्प्ट हो चुका था। बहुत जल्दी नहीं बोर हो जाते थे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से? हो जाता था सर, हो जाता था, नो डाउट। मैं थोड़ा जल्दी बोर हो जाता था। ऐसा लगता था कि इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ। हाँ। मन में ये था कि ज़्यादा नहीं कर रहा है, लोग अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, बट मन में ये था कि ठीक है, अच्छा इसको एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और भी वेज है। ठीक है। फिर मेरे को यूट्यूब के थ्रू पता पड़ा कि अपस्टॉक्स अपनी पार्टनरशिप प्रोग्राम चलाता है। अच्छा ओके। वो हर ब्रोकर चलाता है वैसे, बट हाँ। तो वहाँ से मैंने सोचा कि अपस्टॉक्स की पार्टनरशिप ज्वाइन करी जाए। वहाँ वो अच्छा है, उस वक्त इंसेंटिव भी अच्छा ऑफर कर रहे थे, पर अकाउंट 1200 रुपीज़, 700 to 1200 रुपीज़ की रेंजिंग में कुछ भी ऑफर करते थे वो, एंड 40% ऑफ द ब्रोकरेज रेवेन्यू। एग्जैक्टली, आई नो। कुछ टाइम के लिए किया था उन्होंने, कुछ महीनों के लिए किया था उन्होंने, लेकिन वो सेंसिबल था या नहीं वो तो चलो अलग मुद्दा है, या उनको पता है, बट चलो ठीक है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी। उस वक्त ये था, तो मैंने सोचा कि मैंने कॉल करा कस्टमर केयर का, एंड उनका लाइक कॉल आया, मैंने अप्लाई करा, उनका कॉल आया, तो मैंने बोला मेरे को चाहिए। वो बोले 500 रुपीज़ फीस लगेगी। उस वक्त ओनली 500 रुपीज़ लेते थे वो ऑथराइज पार्टनरशिप चार्जेस के। आई फील कि हाँ, वो उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे, एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो मैंने उनको 500 पे किए, एंड वहाँ से मैंने सोचा कि अब इस पर भी ध्यान देते हैं। 3 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है। मेरा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो चुका था, एग्ज़ाम भी हो चुका था। अब मैं सोचा कि अब ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, बट अब इसको भी ध्यान देते हैं। ओके। फिर वहाँ से मैंने मेरे फ्रेंड्स को लाया, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, सबको ऑन बोर्ड करना चालू करा। ऐसे फिर फेसबुक पे फेसबुक पे जो पेजेस थे उस पर डालने लगा कि लर्न स्टॉक मार्केट, सो एंड सो, अकाउंट ओपन कराओ, ये एंड वो डालने लगा। तो वहाँ से थोड़े थोड़े क्लाइंट्स अट्रैक्ट होना चालू हुए। वहाँ से मैंने कुछ 4-5 महीनों की मेहनत में एक 50 क्लाइंट्स का एक बेस बना लिया था। वाओ, ओके। हर महीने 10 की एवरेज के हिसाब से? हाँ, हर महीने 10 की एवरेज। 3 दिन में एक क्लाइंट? तो मैंने 50 क्लाइंट्स का बेस बना लिया था वहाँ से, 50-55 अराउंड दिस मच। उसके बाद जो भी मेरा मार्केट में स्टॉप लॉस जाता, वहाँ से वो आधा तो रिकवर हो ही जाता था। तुम्हारा स्टॉप लॉस तो वही रिकवर करके दे रहे। मेरा ये भी था ना सर उस वक्त मन में कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो एक एडिशनल इनकम सोर्स भी चाहिए साथ साथ में, कि मेरे स्टॉप लॉस के पैसे आज कैपिटल भी तो चाहिए। हाँ, कैपिटल भी इंक्रीज करना है। घर वालों से कब तक पैसे मांगेंगे, क्योंकि फिर अंदर से लगने लगा कि अब घर वालों ने बहुत दे दिए हैं। हाँ, तो अब कब तक। ये बताया था, ये पार्टनरशिप में जो गए हो, ये बताया था घर पे कि मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ? सब मम्मी पापा के पैन कार्ड से था। अच्छा, ओके। तो कुछ छुपा सकता ही नहीं था, तो जो था वो सब सामने था। तो बताया था कि 50 क्लाइंट्स होगा बेस, एंड वहाँ से फिर अच्छी खासी ब्रोकरेज रेवेन्यू जनरेट होने लगी। मेरा एक क्लाइंट तो दिन का 1000-1500 का भी ब्रोकरेज देने लग गया था। ओह, ओके। जो 40% मेरे को आता था वो 1000-1500 था। ओह माय गॉड, वाओ। ही वाज बेसिकली डूइंग गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग कर रहा था ऑप्शंस के अंदर। तो इसलिए उसकी ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पास भी 1000-1500 रुपये आ गया था। सुपर्ब। तो मेरा ये था कि स्टॉप लॉस का पैसा तो यही दे रहा है मेरे को। ओके, डिड यू, आप जानते थे उनको? हाँ, वो उनको मैं जानता था। वो मेरे थ्रू इंस्टाग्राम पे हम दोनों कनेक्ट हुए थे। लाइक वो मेरे लोकेलिटी के ही थे, तो म्यूचुअल फॉलोइंग वगैरह रहती थी, तो उसके थ्रू कनेक्ट हुए। उनको पता था कि उनकी ब्रोकरेज का 40% हिस्सा तुम्हें मिलता है? नहीं, एक बिजनेसमैन अपने राज क्यों बताएगा किसी को? नहीं, तो जब डीमैट अकाउंट खोला होगा इन 50 बंदों का, तो उन्होंने पूछा नहीं यार तू क्यों खोल रहा है, तेरे को क्या मिलना है इसमें? उनको था ना, उनको ये था। मैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे मेरे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट डाल दिया करता था टू अट्रैक्ट द क्लाइंट्स। पता है टेलीग्राम वाले भी यही करते हैं, बट चलो वो ये इन योर केस इट वाज जेन्युइन। तो फिर मैं उनको सिखाता भी था, बट उसको सीखना नहीं था। उसने बोला कि मेरे को तो जो करना है करने दो। मैंने बोला ठीक है, अब मैं क्या बोलूँ। बस मेरे को बताया, पूछे कि भैया ये कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने अपने एंड पे करने लगे, एंड उन्होंने अपना कैपिटल पूरा 0 कर लिया। कोई दिक्कत नहीं। मेरे को अभी भी उनका आज भी उनके पास मेरे पास कॉल आता है। वो बोलते हैं कि भैया क्या करूँ मैं, मेरे को सिखा दो। मैं बोला अगर आपके पास आज वो कैपिटल होता तो भले आप किसी ऑपोजिशन पर। अभी उनके पास कैपिटल भी नहीं है कुछ ज़्यादा, 10,000 है, एंड उससे भी उनको ये मेरे को इक्विटी ट्रेडिंग नहीं करनी है, मेरे को करनी ऑप्शन। अच्छा, इक्विटी नहीं करनी। हाँ। तो बंदा खुद ही जब सोच के आ रहा है गैम्बलिंग करने को, तो इट्स अ बिट ऑफ अ रिस्क एनीवे। रिस्क तो है ही फिर इसमें। तो ओके, नाउ व्हाट्स योर आंसर? तो फिर मैंने कह दिया कि चलो आपकी जो इच्छा है वो आप करो।
मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि मेरा तो काम हो रहा था। मेरा मेन फोकस ये था कि मेरा काम निकलता रहे उससे, उसको प्रॉफिट हो लॉस हो आई डोंट केयर। आई वाज सो ब्रूटल इन दिस वे कि मेरा क्लाइंट जो कर रहा है करने दो, मेरे को मेरा अकाउंट ओपनिंग इनिशिएटिव मिल गया, ब्रोकरेज मिल गया, अब उसको जहाँ से करना है करने दो। मैं तो कोई सेबी रिसर्च एडवाइजर हूँ नहीं कि मैं उसको टिप्स दूँ। तो यार बट टिप्स तो मांगते होंगे ना यार, टिप्स दे दे, कोई टिप स्टॉक बता दो कोई। तो मैं इक्विटी लॉन्ग टर्म बताता था। अच्छा। इसके अलावा मैं मेरे पर्सनल ट्रेड्स में कभी आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करा। फेयर ये वाला रहता था मेरे साथ कि मैं मेरे पर्सनल ट्रेड्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता था, क्योंकि उसमें पूरी रिस्क एपेटाइट मेरी रहती, माइंडसेट मेरा रहता। अब अगले की रिस्क एपेटाइट को मैं जानता नहीं कि उसका कितना कैपिटल है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है टू लूज वन डे। इस हिसाब से तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं था। अच्छा। अब मेरा ये हो गया था कि यहाँ से साइड इनकम आ रही है, तो आई वॉज लाइक कि यार हो गया डायरेक्शनल बहुत, उसका हो गया डायरेक्शनल बहुत। अब मेरा ये था कि साइडवेज मार्केट हो जाता है, ठीक है मैं ऑप्शन सेल कर देता हूँ, थीटा डीके का भी फायदा मिल जाता है, बट अगर पूरा ही साइडवेज मार्केट हो जाए तो फिर क्या। फिर उस वक्त यूट्यूब पे मैंने एक दो चैनल देखे थे जो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते थे। वाओ, ओके। एंड तब तक सेबी का रूल आ चुका था। थोड़ा लेट हो गए, अब कैपिटल चाहिए होगा। अब कैपिटल चाहिए था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड सेबी का मार्जिन रूल आ गया था। तो अब यूट्यूब का ये सीन था, अगर जिसने भी सिखाया यूट्यूब पे उसने सिखाया है मंथली के अंदर लाइक आपको शॉर्ट स्ट्रैडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल कैसे मैनेज करने हैं। ओके। बट इंट्राडे में किसी ने नहीं सिखाया था। ओके। आग के अंदर हाथ कौन डालेगा। अच्छा, फिर स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल कैसे मैनेज करने थे। आई थिंक उस वक्त पे अभी भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उस टाइम पे वो अपने लाइव ट्रेड्स पोस्ट करते थे कि आज उन्होंने वो इंट्राडे में शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैंगल करते थे। हाँ। मेरा मन में ये था कि उनका कोर्स ज्वाइन कर लूँ। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मेरा ये था अगर अब मैं 10% रिटर्न भी बनाऊंगा ना मार्केट से मंथली, मेरे को नहीं चाहिए 40-50% रिटर्न मंथली। अब मेरे को 10% रिटर्न भी बच जाएगा। मेरे को अब थोड़ा कंजर्वेटिव होना था धीरे धीरे, जैसे जैसे कैपिटल साइज बढ़ रही थी। आई वांट टू बी कंजर्वेटिव। करेक्ट। ये किसने बताया यार, ये बातें जो होती है ना, जनरली बंदा सीखता है, पढ़ता है, कोई बताता है उसको। हु टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग कि अगर मेरा कैपिटल बढ़ रहा है तो आई नीड टू बी कंजर्वेटिव विद माई डिसीजंस ऑन द काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड मैं ले रहा हूँ जो। मैंने देखा कि बिलियनियर्स क्या करते हैं, बिलियनियर क्या करते हैं, वो तो नहीं बनाते अपने कैपिटल पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स। अगर उनकी नेटवर्थ पे देखे, अगर वो अपनी नेटवर्थ पे मंथली 10% भी बना दे तो इट्स एन अमेजिंग गेम फॉर देम। मंथली 10% तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैंने उनका थॉट रखा कि अगर कैपिटल ग्रो होता है एंड अगर मैं थोड़ा कम रिस्क माइंड क्या फ्रीडम के साथ मैं अगर मंथली 10% भी बनाता हूँ, क्योंकि इस एज पे मेरे पे जिम्मेदारियाँ नहीं थी कि मेरे को यहाँ कंट्रीब्यूट करना है, फैमिली में यहाँ इनकम देनी है, या मेरे को फैमिली की नीड्स पूरी करनी है। करेक्ट। तो मेरे ये था अगर मैं 1 रुपया भी बना रहा हूँ तो भी वो मेरा है। एग्जैक्टली। 1 रुपया जा रहा है तो भी वो मेरा है। हाँ। तो मेरा ये था 10% भी बन जाएगा मंथली, थोड़ा टाइम का भी फ्रीडम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मैंने देखा कोई कोर्सेज नहीं थे इंट्राडे स्ट्रैंगल के ऊपर, शॉर्ट स्ट्रैंगल के ऊपर। मैंने क्या करा, जो उनकी ऑर्डर बुक रहती थी ना, उनको मैं डाउनलोड कर लेता था। उनके टेलीग्राम चैनल पे उनकी ऑर्डर बुक अवेलेबल रहती थी उस ट्रेडर की। अच्छा। रात को बैठ करके पूरा एनालाइज करता था कि उन्होंने कब एडजस्टमेंट्स करे पोजीशंस के अंदर। वो सारा मतलब मेरा मेहनत था। रोज रात को बैठ के 2 घंटे लगता था। चार्ट्स एक स्क्रीन पे जो स्क्रीन दिख रही है इस पे लाइक चार्ट ओपन करता था मैं। एंड मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे उनकी ऑर्डर बुक रहती थी, तो मैं देखता था कि उन्होंने किस टाइम पे कितनी शिफ्टिंग करी, कौन सी वाली स्ट्राइक से कौन सी वाली स्ट्राइक पे शिफ्ट करके उसको सेल करी, क्या रहती थी। वहाँ से नॉर्मल आइडिया लिया कि कब शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर प्रीमियम बेस्ड एडजस्टमेंट्स रहते हैं। कितने दिन किया ये मेरे को लगा 15 दिन मैंने उनको स्टडी किया था। 15, 20, 25 दिन या 1 महीना कह रहा हूँ। 15 दिन से 1 महीना मैंने उनको स्टडी करा। एंड आज भी मैं नो डाउट उनको स्टडी करता हूँ। जब भी लाइक मैं थोड़े वर्कआउट से फ्री होता हूँ, वर्क से फ्री होता हूँ, तो मैं उनको अभी भी देखता हूँ कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, उस बेसिस पे। तो वहीं से मैंने नॉलेज ली थी। अच्छा। कि अब शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं। धीरे धीरे ग्रोन अप, धीरे धीरे जैसा होता है ना कि सर एक बेबी स्टेप्स लेता है, आगे 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 सीढ़ी चढ़ता है। तो बस मेरा भी ये था कि ऑप्शंस पता कर लिया, इक्विटी पता कर ली। नाउ आई वाज लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग का। ओह माय गॉड, कुछ छोड़ो भी यार। ओके, फ्यूचर्स में आया। तो फ्यूचर्स में लाइक बहुत अच्छा था मेरा फ्यूचर्स के साथ एक्सपीरियंस जब मैं फ्यूचर लॉट में ट्रेडिंग करने लगा। क्योंकि ऑप्शंस में क्या था कि आपने अगर बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी है तो आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ता था कि टारगेट हिट होगा तो मैं मेरा मैनुअली एग्जिट करूंगा।
बट फ्यूचर्स में था टारगेट लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, आउट ऑफ द स्क्रीन हो जाओ बस। अब वो ब्रोकर की जिम्मेदारी है कि वो टारगेट पे काट देगा या स्टॉप लॉस पे काट देगा। उस वक्त तक फिर मैंने बीच में मैंने एक कोर्स भी किया था, इट वाज लाइक 2020 दिसंबर, अच्छा 2021 दिसंबर, 2021 का दिसंबर था, तब मैंने एक कोर्स किया था, फर्स्ट कोर्स ऑफ माई लाइफ। वो मैंने करा था 5 दिन का मेंटरशिप प्रोग्राम था वो, जिसमें 3 थी थियोरी क्लासेस और 2 लाइव ट्रेडिंग क्लासेस थी। वो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से उन्होंने मेरे को फ्यूचर लॉट क्या होता है, इतनी देर में समझ में आ गया, लेकिन इतनी देर में। हाँ, वो ट्रेडर बेसिकली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता था। मैं उनको मेरा गुरु भी बोलता हूँ, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। उन्होंने मेरे को सिखाया कि संयम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कैसे करा जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। उससे पहले मैं 15 मिनट्स या 5 मिनट्स बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है। 1 मिनट पे तो बहुत ध्यान से मार्केट को देखना पड़ता है, बिकॉज सो मच इज हैपनिंग, बहुत कुछ हो रहा है। ट्रैफिक जो होता है ना, जैसे बेंगलोर का ट्रैफिक, गाड़ियों भरी हैं, बस वैसा ही कुछ है 1 मिनट का चार्ट भी। ओके, एग्जैक्टली सर, 1 मिनट का ऐसे ही था। तो उन्होंने कुछ ऐसे हैंड होल्डिंग करी, वो 5 दिन में मतलब मेरी पूरी हैंड होल्डिंग हो चुकी थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा मतलब प्राइस एक्शन के पैटर्न्स बताए कि मैं उस 1 मिनट वाली वॉलेटिलिटी को भी हैंडल कर सकूं। अच्छा, ओके। तो उसके बाद मैं वो 1 मिनट पे बैंक निफ्टी को ट्रेड करने लग गया। अंटिल डेट भी अराउंड 8-9 महीने हो गए मेरे को। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ एंड 5 मिनट पे मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर। अच्छा। एंड इधर से मैंने डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग भी सीख चुका था कि उसके अंदर रिस्क मैनेज कैसे करना है और पोजीशंस को एडजस्ट कैसे करना है। तो एज ऑफ नाउ व्हाट यू आर इनटू, आजकल क्या किस सेगमेंट में हो? तीनों करता हूँ मैं 1 मिनट पे ट्रेड, सेलिंग एंड फ्यूचर्स। बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ, 5 मिनट पे स्कैल्पिंग करता हूँ एंड एक अकाउंट मेरा सेपरेट है, वो मेरा खुद का है, उसके अंदर मैं एक लॉट के अंदर शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के छोड़ देता हूँ। हाँ, उनको मैं साइड बाय साइड मैनेज करता रहता हूँ कि अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो मैं स्कैल्पिंग से और ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाऊंगा। मार्केट ट्रेंडी हुआ तो स्कैल्पिंग से पैसा बनेगा ही बनेगा, डायरेक्शनल बाइंग से बनेगा। इस वक्त ये वाला लेग लॉस देगा मेरे को जो नॉन डायरेक्शनल वाली सेलिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे ये वाला लेग का लॉस इतना कम रहता था कि ये 2 तो मैनेज कर लेता था ये। तो इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 लेके चल रहे हो? हाँ, अभी तो 1:2 है। अगर इंट्राडे करूं तो 1:2 तो चाहिए ही चाहिए। बट अभी तो बोर नहीं हो जाओगे? अगला क्या करना है इसके बाद? अगला इसके बाद सर अभी जिसमें 18 टर्न हुआ था 7 जून को, एंड मेरा ये था पहले भी कि मेरे को अब अगर मैं 18 टर्न हो गया तो मेरे को मेरे लेवल पे इस टाइम पे भी मेरे पास अपस्टॉक्स की फ्रेंचाइजी थी, वो चल ही रही थी। उसमें क्लाइंट्स का मैंने ऑनबोर्ड करना बंद कर दिया था। ठीक है, महीने में एक आता था तो मैं उसे ऑनबोर्ड कर देता था, बाकी वो वाला बिल्कुल बंद हो गया। अभी रिसेंटली हुआ क्या, अराउंड मई के आसपास मेरे को IIFL के बारे में पता पड़ा, इसकी फ्रेंचाइजी सिस्टम। फिर मैंने IIFL की फ्रेंचाइजी ली एंड अभी उसके अंदर मेरे पास अभी उसको लिए हुए मेरे को आई थिंक 2 महीने हुए हैं मैंने। अच्छा, ले चुके हो? हाँ, ले चुका हूँ अभी। ओके, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो चुका है, NSE रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है एंड ले चुका हूँ। एंड अभी मेरे पास 75 क्लाइंट्स है एट प्रेजेंट, वर्किंग 75 क्लाइंट्स IIFL के सब ब्रोकरशिप के अंडर, नॉट टोटल नहीं, क्योंकि अपस्टॉक्स की भी है ना। अपस्टॉक्स वाले मैंने सारे इधर ऑनबोर्ड करा थी। यहाँ मेरे को रेवेन्यू शेयरिंग ज़्यादा मिल रही थी इसलिए। क्या बात है, क्या बात है संयम, दिस इज सुपर्ब यार। क्योंकि ये माइंडसेट एट दिस एज, 18 साल के हो यार, कुछ तो एज का रिस्पेक्ट करो। ओके, तो IIFL में आ रहे हैं सभी, सब ब्रोकर बन गए हो, रेवेन्यू शेयरिंग अच्छी है इसमें। बट अच्छा, पहले तो ये बताओ कि ये सब ब्रोकरशिप मम्मी के पैन कार्ड पे है या तुम्हारे? ये सेल्फ? हाँ, ये मेरे पे। अब तो बन गया ना पैन कार्ड? हाँ, अब तो बन गया ना सर। बर्थडे जिस दिन बर्थडे था ना मेरा, उसी दिन पैन कार्ड की एप्लीकेशन डाल दी थी। वाओ मैन, ये सोच रखा था कि पैन कार्ड डालना है? हाँ, आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर माय पैन कार्ड। 7 जून को ना? 7 जून को। वाओ मैन, ओके। तो जैसे ही बर्थडे आया सुबह, बंदा ये देखता है गिफ्ट कौन से आए हैं, विशेष किसके आए हैं, तुम गए पैन कार्ड अप्लाई करने ऑनलाइन। एग्जैक्टली, नाइस नाइस। पैन कार्ड के लिए। और पैन कार्ड आया, पैन कार्ड आते ही फिर 2 दिन में पैन कार्ड मेल पे आ चुका था। मेल पे आते ही सबसे पहले मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया, खुद का नाम का पहला डीमैट अकाउंट। क्योंकि वो यही था ना कि अगर IPO भी आया कोई तो मेरा अकाउंट भी है साथ साथ में। इस बार ब्रोकर कौन सा चुना? इस बार ब्रोकर मैंने जरूरत था। फिर सब ब्रोकरशिप की तरफ IIFL का नाम कैसे सुना? IIFL का नाम मैंने एक्चुअली मई के अंदर मैं गूगल पे चेक करा था कि सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू शेयरिंग और इंसेंटिव कौन देता है सब ब्रोकरशिप के मामले में। मेरे को शेर खान भी दिखा, IIFL भी दिखा, एंजल वन भी दिखा, तो मैंने तीनों में अप्लाई कर दिया था। अच्छा, मैंने कॉल पे बात करी, आई फाउंड IIFL वाज मोर अट्रैक्टिव।
तो यू वेंट अहेड, यू मूव्ड, आपने सारे 75 क्लाइंट्स आईएफएल में मूव कर लिए, बट उनकी ट्रेडिंग करवा के उनसे ब्रोकरेज जनरेट करवाने का काम नहीं कर रहे हो? नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। वो मैं उनको कहता हूँ कि आईएफएल की जो सब ब्रोकर के थ्रू कॉल्स वगैरह आती है या उनके थ्रू जो एडवाइजरी आती है, आपका अगर इच्छा हो तो आप वो कर लो। मेरी तरफ से आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है एंड कुछ भी नहीं। अगर आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होगी या मार्केट व्यू चाहिए होगा कि ये मार्केट व्यू है मेरा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको कभी कॉल करके कुछ डाउट हो तो वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू हो गई है अब, इसमें ये जो सब ब्रोकर लिया है, फ्रेंचाइज लिया है, अभी कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो तुम अपना लेक्चर कब देने वाले हो वहाँ पे? लेक्चर देने जा रहे हो मुझे लगता है। ऐसा सर लेक्चर देने वाला कोई मोटिव नहीं है, मैं जाऊँगा जैसे। अरे वही, हाँ वही लेक्चर, मतलब समझ गए ना? हाँ, सेमिनार, हाँ टाइप्स जो जैसे जैसे लोगों को पता पड़ेगा, अगर कोई आगे होकर रिक्वेस्ट करेगा कि सीखना है, पता कैसे लगेगा लोगों को? तुम्हें बताना पड़ेगा ना। मैं बैक बेंच पे बैठ के मेरा लैपटॉप खोल के ट्रेडिंग करना चालू कर दूंगा। एग्जैक्टली लोग देख के आएंगे, खुद ही समझेंगे, और एक के बात दिमाग में गई तो पूरे कॉलेज वो फिर फैल जाती है, वो धीरे धीरे फैल जाती है। अरे इसमें तो गर्लफ्रेंड्स भी बहुत बन जाएंगी। सर अभी तक ऐसा कोई मोटिव नहीं है बनाने का। अब देखा जाएगा, वो एज का एक फैक्टर है, मन में यही एज का फैक्टर है, वो टाइम के साथ देखा जाएगा। ओके इसमें भी पता है, मतलब सॉर्टेड हो इसमें भी। हाँ, कि अगर जब एक सूटेबल एज आएगी तब देखें, एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को भी। ओके तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को अपना फ्रेंचाइज पिच करने वाले हो? यस सर, एग्जैक्टली, फ्रेंचाइज पिच करने वाला हूँ। मेरा थोड़ा ये भी मोटिव है कि जिस दिन कॉलेज थोड़ा सा लाइक ऑफ रहा या कॉलेज 12:30 पे फिनिश हो गया, तो वी कैन कम ऑल टुगेदर एंड ट्रेड लाइव। ओके वही तो मैं कह रहा था कि कब करोगे अपना सेमिनार, तो दैट्स व्हाट इट इज़। ओके सो ऐसा हो गया ना कि जैसे इंडिया में अभी पीपल आर टुवर्ड्स गेमिंग, इकट्ठे गेमिंग करते हैं, यू नो, तो लेट्स डू ट्रेडिंग टुगेदर, एग्जैक्टली। तो वो उसका ऑरा ही अलग रहेगा ना कि लाइक सब एक शाउट कर रहे हैं कि हाँ वी मेड द प्रॉफिट्स और सम एनीथिंग वी मेड द प्रॉफिट्स, द ट्रेड वर्कड, कुछ भी ऐसा ऑरा ही अलग रहेगा। अगर एक 10 कॉलेज के एडमिन को पता लगा ना तो आफ्टर कॉलेज शायद वो भी आ जाए ट्रेडिंग करने। हो सकता है। ये कह रहा हूँ मैं। आफ्टर कॉलेज ये सारा काम ट्रेडिंग वगैरह का। ऑन अ सीरियस नोट संयम, हाउ डू यू थिंक, चलो अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, कर रहे हो ट्रेडिंग, बन रहा है पैसा, बट मार्केट जो है ना वो सबकी है और किसी की भी नहीं। किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो और सीखने में और अपनी जो नॉलेज की कुल्हाड़ी है उसको पैना करने में, तीखा करने में? हाउ आर यू लर्निंग? सर स्टार्टिंग से अभी भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो अभी मेरे मन में ये मोटिव रहता है, मार्केट कैन किक मी आउट एनी डे। करेक्ट, मार्केट कुछ भी हो सकता है, मार्केट के अंदर मैं रॉन्ग ट्रेड डाल दूँ, सिस्टम बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा दिन कुछ भी नहीं हो, तो आई कैन गेट किक्ड आउट एनी डे। एग्जैक्टली। तो उसके लिए मैंने कुछ प्लान्स कर रखे हैं कि अभी जैसे मैं मेरे कैपिटल का ओनली 10% रखता हूँ मेरे अकाउंट के अंदर, वरना जो एक्सेस सारा कैपिटल रहता है वो बैंक अकाउंट में रहता है। मैं नहीं करता उसको यूज, या होल्डिंग्स में रह जाता है। मैं होल्डिंग्स को प्लेज कर देता हूँ, मेरे काफ़ी सारी होल्डिंग्स प्लेस्ड है अभी, तो जो उसका कोलैटरल आता है तो उससे मैं ऑप्शन सेलिंग कर देता हूँ, तो वहाँ से वो मैनेज होता है। तो मैं यही कर रखा है, जो मतलब मेरे रिस्की ट्रेड्स रहेंगे, जो डायरेक्शनल ट्रेड्स रहेंगे या स्कैल्पिंग रहेगा, तो मेरे को मेरे कैपिटल के 10% से ही करना है। एज ऑफ नाउ ये सोचा है, एंड आई गेस जिस हिसाब से मुझे बात करके लग रहा है कि आई थिंक यू आर टेकिंग बेबी स्टेप्स ओनली, एंड इट्स अ गुड आइडिया कि एक बार पहले मैं इस चीज़ पे पार पा लूँ, फिर आगे क्या सीखना है वो उस समय जो दिमाग चलेगा या उस टाइम पे जो हालात होंगे, देन यू विल डिसाइड। जो अभी तक करते आए हो बेसिकली, मोरलेस यही करते आए हो ना। ओके सी, इट्स गुड टू सी के जो यंग जनरेशन है, भाई यार 16 साल 15 साल की उम्र से यू आर इनटू स्टॉक मार्केट, एटलीस्ट पता है उसके बारे में। तो ये आई एम सरप्राइज्ड एंड नॉट सरप्राइज्ड एट द सेम टाइम, क्योंकि हम भी देखते हैं कि यूट्यूब पे कितने यंग लोग आके वीडियोस देखते हैं, या हमारी ब्लॉग्स या जो भी हैं जहाँ पे भी प्रेजेंस है, उसमें जो एज फैक्टर है ना वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे, एंड उधर से भी बढ़ता जा रहा है। मतलब 45 प्लस वाले भी आ रहे हैं और 15 माइनस वाले भी आ रहे हैं। तो द होल स्पेस इज़ गेटिंग बिग, बट गेटिंग यू एज एन एग्जाम्पल
एंड बिल्कुल जेन्युइन कहानी के साथ इन द टर्म्स के अगर गलत किया तो बता रहे हो गलत किया है, मम्मी से पैसे लिए या नुकसान हुआ, वट एवर हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ। लेकिन कोई 2-3 ज्ञान की बातें, ठीक है ना, प्रैक्टिकल ज्ञान, लेकिन विच यू वॉन्ट टू टेल एंड रिमूविंग दिस एज फैक्टर कि चलो एज इज़ वन थिंग जो एक अलग मुद्दा है, बट समझ तो आ गई है स्टॉक मार्केट में 2-3 साल 3-4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं लेट्स से, अंडरस्टैंडिंग को और प्रैक्टिकल को शायद 1-1.5 साल हुआ है, कह सकते हैं ना। तो इसमें 2-3 ज्ञान की बातें जो किसी को भी काम आ सकती हैं, वो क्या होंगी? सबसे पहला ज्ञान, कैपिटल भगवान है। कैपिटल भगवान है, उसको प्रोटेक्ट कर लो, 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो सीख जाएंगे। उसको वाइप आउट मत होने दो, वो वाइप आउट हुआ तो फिर कैपिटल को अरेंज करना, क्या करना वो करना। सेकंड चीज़, लोन कभी मत लो ट्रेडिंग के लिए। आप कुछ भी ट्रेड हो, आपको कितना ही बढ़िया सौदा आने वाला हो, ओवर लेवरेज मत हो खुद को। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट कहता है उसे ही रखो, कभी भी ओवर लेवरेज नहीं होता, क्योंकि बस स्टॉप है, मार्केट इज लाइक अ बस स्टॉप। अगर एक बस जाएगी तो दूसरी बस ऑब्वियसली आनी है, रोज नई सुबह है। आज मार्केट बंद हो गया, कल सुबह खुलना है, अपन रहे ना रहे पर मार्केट तो चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बस निकल गई तो एक और आएगी, उसमें कूदो मत। चलती हुई ट्रेन में चढ़ने से कोई फायदा नहीं। ट्रेन निकल गई, नहीं दूसरी ट्रेन आएगी, थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, नो डाउट। टाइम का क्या है, रुक जाएंगे, इतना टाइम रुके हुए हैं तो और रुक जाएंगे, बट अगर कैपिटल गया तो फिर जो पेन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। आगे का प्लान क्या है? अभी तो इंजीनियरिंग करने वाले हो, 4 साल इंजीनियरिंग को देने हैं। सब मेरा आगे का प्लान सही है, मार्केट करना है। इफ़ आई एम ऑल सेट, मार्केट मेरे को जब तक चेरिश करता है, नरिश करता है, तब तक ठीक है। बट इफ एनी डे मार्केट किक्स मी आउट फॉर एनी रीजन, आई विल हैव माई बैचलर्स डिग्री। तो मैं बैचलर्स डिग्री भी सीरियसली लूँगा, एंड अगर किक आउट होता हूँ मैं, तो फिर मैं जॉब पे रिलाई कर सकता हूँ फॉर माई ब्रेड बटर। एक बात बताऊँ, इन जो सिचुएशन में हो ना, इट्स लाइक कि तुमने अपने लिए लड़की चुन ली है, पर घर वाले कह रहे हैं कि बेटा ये अरेंज मैरिज के लिए भी ना एक लड़की है नज़र में, exactly. वो देख लो। exactly, sir. तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लड़कियां सेम हो, हाँ, आगे चल के हाँ, सेम हो जाए, एक ही हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें एक चुननी पड़े। बट जिस हिसाब से चल रहा है, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द डायरेक्शंस। चाहे इंजीनियरिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पूरा कर रहे हो, चाहे साथ में स्टॉक मार्केट है जो कि करते आ रहे हो। कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। एंड बहुत अच्छी बात ये भी है संयम के फैमिली का सपोर्ट भी मिल रहा है, विच इज़ जो कि ऑनेस्टली बोलूँ हर एक को नहीं मिलता है। तो लक्की वाला जो बात बोला था ना, वो वहाँ पे डेफिनेटली यू आर लक्की कि योर फैमिली, फादर एंड मदर, बी थैंकफुल टू देम एज मच एज यू कैन। जितना शुक्रिया कर सको उनका उतना कम है, हाँ, कि तुम्हें पढ़ाने की तरफ भी लेके जा रहे हैं और ट्रेडिंग की तरफ भी सपोर्ट दे रहे हैं। एंड हमारी तरफ से तो ऑल दी बेस्ट, एंड आई होप कि कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद हम दोबारा कभी बैठें, जब तुम्हारे ये क्लैरिटी हो गई होगी तब तक कि गर्लफ्रेंड या अरेंज मैरिज वो किस तरफ गया है, किस तरफ गया है वो गेम। अभी वो गेम 50-50 है, 50 नहीं 75 ट्रेडिंग है, 25 वो है इंजीनियरिंग। ओके, ऐसा ओके। अभी पता है क्या इसका डिसीजन लेने का सिंपल तरीका ये है, वो कहते हैं कि एक सिक्का उछालो, एक को हेड नाम दे दो, एक को टेल नाम दे दो, और जब तुम उछालो ना उसको, तुम्हारा मन क्या कह रहा है कि कौन सा आए, वही तुम्हारा एक्चुअल डेस्टिनेशन है। बट नेवर माइंड, आई होप कि यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन सून। मज़ा आया सीरियसली, और आई एम प्रीटी श्योर कि जो लोग देख रहे हैं वो एक एज फैक्टर को डेफिनेटली देखते हुए, एंड द काइंड ऑफ क्लैरिटी एंड द होल जर्नी एज वेल, कि किस तरह से संयम से कदम रखते हुए हर काम किया है, अपने नाम को प्रूव किया है। तो कीप डूइंग दैट, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट संयम।